मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? सबको नमस्ते। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से अंत तक देखें, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझना है। समझते चलिए मेरे साथ साथ, फिर फिजिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट लगेगा, फिर मज़ा आ जाएगा। आप लोगों को कहोगे सर बहुत अच्छे से आपने पढ़ाया। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा। धारा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग सेल जो होती है उसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं, दिष्ट धारा। क्यों? क्योंकि जो सेल होती है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। जो धारा होती है वो प्लस से चलती है और माइनस से एंट्री ले लेती है। बंद परिपथ में बहती है करंट, ऐसे प्लस से चल करके माइनस में एंट्री लेती है। धारा किधर चलती है? धारा के लिए अगर ग्राफ खींचा जाए तो धारा प्लस से चलती है और माइनस की तरफ जाती है। ठीक, ये एक ही दिशा में बहती है धारा, प्लस से माइनस की तरफ। जैसे सेल है, बैटरी है, मोबाइल फोन की बैटरी है जिसमें प्लस और माइनस दो टर्मिनल होते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट। ठीक, इसमें क्या होती है, किसी बाह्य परिपथ में जो बंद परिपथ होता है उसमें धारा एक ही दिशा में बहती है, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक, उसको हम लोग इसको दिष्ट धारा भी बोलते हैं, दिष्ट धारा हिंदी में। इंग्लिश में इसको डायरेक्ट करंट। जैसे सेल है, बैटरी है, इस सबसे डायरेक्ट करंट मिलता है। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? ये हर आधे चक्कर बाद इसकी दिशा बदल जाती है। आधे चक्कर में अब प्लस होगी, ये मान लो साइनसोइडल करंट होती है। अगर आधे चक्कर में ये प्लस है तो आधे चक्कर में ये माइनस होगी, फिर ये प्लस हो जाएगा। टर्मिनल इसका हर आधे चक्कर में बदलता है। ठीक, जो घरों में करंट आती है ना, उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा या जनरेटर से जो करंट मिलती है उसमें हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? हर क्षण परिवर्तनशील होती है, हर क्षण इसकी दिशा तथा मान बदलती रहती है। हर वक्त प्रत्यावर्ती जो धारा होती है हर वक्त इसकी दिशा बदलती रहती है। जनरेटर के द्वारा मतलब मिलता है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें क्या करते हैं, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार लूप को जिसपे तांबे के तार लपेटे होते हैं कच्चे प्रूट पर, उसको घुमाया जाता है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उससे वो चुंबकीय क्षेत्र में वहां से चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं उस लूप से गुजरती हैं और इसकी वजह से उस लूप में क्या होता है, करंट फ्लो होने लगती है, जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ठीक, और दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र ये है और इधर धारा बह रही है तो बल इधर लगाया जाएगा अंगूठे में। ठीक, उसमें वो जनरेटर मशीन से इंजन से घुमाते नहीं है जनरेटर को आर्मेचर, तो आर्मेचर क्या देती है? धारा देती है। उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं मेरे साथियों अल्टरनेटिंग करंट क्या है। अच्छे से इसको समझेंगे हम लोग। ये हर आधे चक्कर में चेंज होती है। चलिए देखते हैं। ये यहां से 0 ले लो, ये आपकी समय है, t है, इधर माइनस धारा है, इधर प्लस, तो आधे चक्कर में ये प्लस होगी धारा, आधे चक्कर में माइनस, यूं धारा बहेगी। ये एसी करंट का जो ग्राफ है वो है। इसमें ये धारा का मान अधिकतम यहां होगा। ऐसे देखो हर क्षण बढ़ रही है ना, और दिशा भी बदल रही है, फिर ये घट रही है, तो यहां जो मैक्सिमम मान प्राप्त होता है इसको धारा का शिखर मान कहते हैं, आई नोट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, धारा का शिखर मान या पीक वैल्यू, धारा का शिखर मान। अब आधा चक्कर जितना धारा प्लस में होगी, आधे चक्कर में उतनी धारा किधर होगी? माइनस में होगी। आधे चक्कर में जितनी धारा प्लस पर होगी उतनी धारा माइनस पर। तो पूरे चक्कर के लिए, संपूर्ण चक्कर के लिए जो इसका औसत होगा वो क्या होगा? 0 होगा। आधे चक्कर के लिए मान लो यहां से यहां तक t/2 समय लगता है और एक पूरा चक्कर ये यहां पूरा होगा, t समय लगता है। ठीक, मान लिया कि इसका आवर्तकाल क्या होता है? जब कोई चीज वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो एक चक्कर में जो समय लेगा उसको हम उसका आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति क्या होती है कि 1 सेकंड में जितनी बार वो घूमे उसको आवृत्ति कहते हैं। ठीक, 1 सेकंड में जितनी बार घूमे, तो 1 सेकंड में जो आवृत्ति है, भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा है
वो लगभग 50 1 सेकंड में 50 बार घूमती है। ठीक, जो बनाया गया सिस्टम जिसको हमें अल्टरनेटिंग करंट जिससे मिल सके। तो इसमें क्या होती है इसको, और इसी के साथ धारा के साथ साथ वोल्टेज भी चलता है। तो वोल्टेज की जो पीक वैल्यू होती है दोनों साथ साथ, ये वोल्टेज का ग्राफ बनाया गया, समान कला में चल रहे हैं दोनों। वोल्टेज का ग्राफ, ये जो रेड वाला है ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज का भी जो पीक वैल्यू मान होगा यहाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा का शिखर मान, यहाँ वोल्टेज का शिखर मान कहते हैं, वोल्टेज का शिखर मान। वोल्टेज के शिखर मान को हम लोग बी नॉट से दर्शाते हैं। बी नॉट या बी मैक्सिमम लिख सकते हो, आपको अलग अलग किताबों में बी नॉट की जगह बी मैक्सिमम मिलेगा। आई नॉट, नॉट का मतलब मैक्सिमम, ये आई एम भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए आधे चक्कर के लिए वो जब कोई लूप घुमाएंगे हम लोग, प्रत्यावर्ती धारा जब बनाएंगे तो लूप घुमाएंगे, तो आधा चक्कर घूमेगा 180 अंश, फिर आधा चक्कर घूमेगा 180 अंश। तो आधे चक्कर में पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे घूम रही है, गुजर रही है, तो आधे चक्कर में प्लस और दूसरी तरफ चली जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो इसीलिए जो है ये धारा प्लस माइनस होता है। आप प्रत्यावर्ती धारा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम लोग। प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जिसकी दिशा व मान, जिसकी दिशा व परिमाण हर क्षण बदलता रहता है, हर क्षण बदलती रहती है, बदलती रहती है, तथा एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल बाद के बाद अपनी पूर्व परिमाण व दिशा को प्राप्त कर लेती है। अब आप लोग चेक करिए ध्यान से, यहां मान लो 0 है, ये ऊपर जा रही है तो धारक मान भी बढ़ रहा है, दिशा भी बढ़ रही है, दिशा ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ना, ऐसे ऐसे हर क्षण बदल रहा है, लेकिन यहां तक पहुंच गया। अब ये जा रहा था ऊपर, यहां से नीचे जा रहा है, यहां तक नीचे आया, यहां तक, फिर यहां से फिर ये ऊपर जा रहा है, यहां पहुंचा, फिर 0 हो गई। अब जब इसकी 0 हो गई धारा का मान, फिर यहां से ऊपर अपनी पहली पोजीशन पे जा रहा है ना, तो क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जो हर क्षण बदलती है, जिसका परिमाण और दिशा, किंतु एक निश्चित समय अंतराल के बाद फिर वो अपनी पूर्व की दिशा तथा पूर्व का परिमाण प्राप्त कर लेती है। एक चीज और देखेंगे, जो ये औसत धारा का मान है वो एक चक्कर के लिए शून्य होगा। क्यों? क्योंकि मान लो ऊपर 5 एम्पियर धारा प्लस गई, ऊपर कितनी गई, प्लस 5 एम्पियर प्लस गई, प्लस 5 ऊपर गई, तो -5 नीचे भी तो आएगी, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा। ठीक, दोनों वैल्यू आपस में समान होते हैं, पीक वैल्यू जितना ऊपर होगा धारा का उतने नीचे भी होगा। ठीक, तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। अब जब ये 0 हो गया तो एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होता है वो 0 होता है। आइए इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का जो प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक, जो प्रत्यावर्ती धारा के लिए व्यंजक होता है वो होता है I = I0 sin ओमेगा t। ये ओमेगा मतलब घूमने, तो लूप घूमेगी ना तो घूमने का कोण, और जो वोल्टेज का व्यंजक है, वोल्टेज का व्यंजक वो होता है B = B0। B0 को मैक्सिमम Bm भी लिख सकते हैं, sin ओमेगा t। अब एक औसत चक्कर में औसत मान, जो एक चक्कर में औसत मान 0 होगा, तो इसी प्रकार आधे चक्कर के लिए औसत मान निकालेंगे
तो धारा का औसत मान हम लोग चेक करेंगे शून्य आता है कि नहीं। तो एक चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए धारा का औसत मान बराबर होता है 0 से t सेकंड में। मान लो एक चक्कर यहां से 0 से स्टार्ट हुआ और t सेकंड तक गया, तो 0 से t सेकंड तक प्रवाहित कुल धारा बटा कुल समय। मेरे प्यारे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। वीडियो को रोक दीजिए, जहां समझ में ना आए वहां आराम से समझिए, फिर कमेंट कीजिए। अब देखिए, इसमें कहा गया कि 0 से t सेकंड तक प्रवाहित कुल धारा। तो भैया मेरे यहाँ हर क्षण बदल रही है, तो हम लोग इस पे अल्पांश ले लेंगे, dt, बहुत सारे अल्पांश होंगे ना, तो dt समय dt लेते हैं, छोटे छोटे अल्पांशों में dt, और धारा I लेते हैं। मानते हैं कि 1 सेकंड में धारा I बह रही है, तो कुल धारा 0 से t तक। अब योग ज्ञात करने के लिए दो चीजें हैं, तो सिग्मा से योग ज्ञात करते हैं, और एक संपूर्ण कलन, जब समाकलन करके संपूर्ण वैल्यू को ज्ञात करते हैं, तो समाकलन के लिए ये लगाएंगे और इसमें लिमिट डालेंगे। कहां से कहां तक जाएगा? 0 से t तक। भाई 0 से t तक समय है ना, 0 से t तक कुल कितनी धारा बही? तो धारा हम मान लेते हैं कि 1 सेकंड में I धारा बह रही है, तो dt अल्प सेकंड में dt में कितना बहेगी? कोई चीज एक कलम का दाम 10 रुपया है तो 5 का 50। ऐसे 1 सेकंड में अगर धारा I बह रही है, माना 1 सेकंड में I बह रही है, तो dt सेकंड में कितना बहेगी? अल्प समय अंतराल। इसमें बहुत छोटे छोटे समयों को तोड़ लेंगे, उसका लिमिट लगा लेंगे, तो हम अल्प कोई भी वैल्यू जिसका मान नहीं पता होता है, तो उसका हम समाकलन करके पहले छोटे से अंश का भाग मान निकालते हैं, उसके बाद समाकलन कर लेते हैं, फिर पूरे का भाग मान निकल आता है। ऐसे यहां भी हम लोग मानेंगे, ठीक। औसत मान, धारा का औसत मान I एवरेज क्या हो जाएगा? समाकलन होगा 0 से t तक। अब हम लोग क्या माने? माना जाए कि 1 सेकंड में I धारा, तो अल्पांश अवयव क्या लिया जाए? dt, और dt मिला करके dt 0 से t तक ना, तो t तक जाएंगे, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे t को, तो बहुत सारे t होंगे, तो 0 से t तक। अब 1 सेकंड में अगर I धारा बह रही है, तो dt सेकंड में कुल धारा कितनी होगी? I dt। क्या होगी? I dt। अगर 1 सेकंड में धारा t बह रही है, मतलब I बह रही है, तो dt सेकंड में dt से गुणा करेंगे। भाई 1 सेकंड में अगर धारा I बह रही है, तो 2 सेकंड में 2I, 3 सेकंड में 3I ना गुणा होगा ऐसे dt, तो I dt हो गया। अपान समय पर कितना लग रहा है? कुल समय यहां से एक पूरे चक्कर के लिए t लग रहा है, तो अपान t। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 1/t, और ये हो जाएगा 0t फिर I dt। अब हम लोग वोल्टेज का क्या लिखे थे? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t लिखते, I नॉट साइन ओमेगा t लिखे थे। तो अब यहां हम लोग रख देंगे मान, तो I एवरेज मतलब धारा का एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान है 1/t हो जाएगा। उसके बाद में अब ये क्या होगा? 0 और t, और ये बन जाएगा I नॉट साइन ओमेगा t, साइन ओमेगा t इंटू dt। तो I नॉट का तो समाकलन होगा नहीं, केवल समाकलन ओमेगा t का होगा, तो ये I नॉट बाहर आ जाएगा अपान t, और ये हो जाएगा 0 से t। अब हम लोग 0 से t को भी हटा सकते हैं, t का मान कुछ रख सकते हैं। आवर्तकाल बराबर क्या होता है? चलिए t को भी अभी हटाएंगे हम लोग, साइन ओमेगा t इंटू dt। हम लोग जानते हैं जब कोई पिंड एक चक्कर लगाता है, कोई भी पिंड, तो क्या होता है? आवर्तकाल बराबर होता है, आवर्तकाल t बराबर एक कोणीय, एक चक्कर लगाने में कितना कोण चलेगा? 2 पाई कोणीय दूरी, भाई आवर्तकाल दूरी बटा चाल, और चाल क्या होती है? ओमेगा होती है। कोणीय चाल को हम लोग ओमेगा मानते हैं,
तो समय बराबर दूरी बटा चल, तो 2 पाई बटा ओमेगा हम लिख सकते हैं। ठीक, तो t बराबर क्या होगा 2 पाई बटा ओमेगा, 2 पाई बटा ओमेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नॉट ये हो जाएगा 2 पाई बटा ओमेगा। चलिए फिर ये आप यहां क्या लिखेंगे 0 और ये हो जाएगा 2 पाई बटा ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ये याद रखना है। अब हमको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो साइन का समाकलन माइनस कास होता है, ये हमेशा याद रखना, साइन का समाकलन माइनस कास। लेकिन एक चीज यहां याद रखना, केवल यहां टी का समाकलन होगा डी टी और बीच में बच रहा है ओमेगा। अगर जब कभी भी इस तरह का आ जाता है सिचुएशन, तो ओमेगा को इसके टी के बगल में, समाकलन किसका हो रहा है टी का हो रहा है, तो टी के बगल में जो भी यहां होता है उसको बटे में करेंगे। ओमेगा है तो ओमेगा बटा 2 ओमेगा है तो 2 बटा ओमेगा, ये इसका रूल है। तो ये समाकलन हो जाएगा, तो आई एवरेज मिलेगा, ये आई नॉट रहेगा बटा ओमेगा, चाहे ऊपर ले लो, बटा 2 पाई, इसका समाकलन हो जाएगा। अब समाकलन एक चीज और याद रखिएगा, जो अचर राशियां होती हैं उसका समाकलन नहीं होता है। तो ये बन जाएगा माइनस कॉस, उसके बाद में ओमेगा टी अपान ओमेगा, मैंने बता दी ओमेगा है तो ओमेगा नीचे आएगा ओमेगा टी, और ये लिमिटेशन क्या होगी 0 टू 2 पाई बटा ओमेगा, ये ओमेगा इधर आ जाएगा। तो आई एवरेज आई नॉट ओमेगा अपान 2 पाई, बुढ़े ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये माइनस रहेगा कास ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, टी के जगह पे अब हम लोग 2 पाई बटा ओमेगा रख देंगे। क्या रख देंगे 2 पाई बटा ओमेगा, तो ये ओमेगा रहेगा, केवल टी की जगह रखेंगे हम लोग, ओमेगा की जगह नहीं रखेंगे टी, क्योंकि समाकलन टी का हुआ है 2 पाई बटा ओमेगा। फिर माइनस रहेगा और माइनस यहां भी रहेगा, माइनस इसमें भी लगेगा, प्लस अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते हैं, तो ये हो जाएगा cos ओमेगा और 0। तो ये बन जाएगा आई एवरेज, यहां ओमेगा से ओमेगा काट देंगे, आई नॉट बटा 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, माइनस cos 2 पाई, मतलब cos 180 अंश, और ये प्लस cos 0 अंश। अब cos 180 का मान जो होता है वो 1 होता है। कैसे होता है, cos 90 प्लस 90, तो क्या होगा साइन हो जाएगा। अब cos 90 प्लस 90 द्वितीय में जाएगा तो क्या होगा साइन हो जाएगा। ये cos 2 पाई है, तो cos 2 पाई का मतलब cos 360 अंश। अब cos 360 प्लस थीटा लगाएंगे तो क्या आएगा, बराबर थीटा मिलेगा cos थीटा। अब cos थीटा क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यहाँ 360 तो हो ही गया, एक पूरा चक्कर लगा लेगा, तो cos 0 का मान क्या होगा 1 होगा, मतलब 2 पाई का मान cos 2 पाई का मान 1 होता है। तो ये आई एवरेज बन जाएगा आई नॉट अपान 2 पाई, और ये माइनस 1 और cos 0 का मान 1, माइनस यहाँ लगा था cos 2 पाई का भी 1 और इसका भी, दोनों घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब 0 आ जाएगा तो क्या होगा आई एवरेज क्या मिलेगी, आई जो एवरेज है वो 0, तो 0 से किसी चीज को गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे साथ में 0 आ जाएगा। तो ये 0 मतलब एक पूरे चक्कर के लिए धारा का जो औसत मान होगा वो 0 होगा। एक चक्कर के लिए धारा का औसत मान क्या होगा 0 होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे धारा का वर्ग माध्य मान, आधे चक्कर के लिए धारा का औसत मान। मेरे साथियों वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और दूसरे ग्रुप में भी भेज देना।